चलिए फिर शुरू करते हैं आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर जो पीवाईक्यू डिस्कशन था, उसका जो अप्रोच समझा था, वहां से एनालिसिस यह था कि कैसे यूपीएससी में पूछे गए पीवाईक्यू भी यूपी पीसीएस में आपके पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज एक समझी थी हमने कि यूपी पीसीएस में जो पीवाईक्यू आते हैं, उनका जो ट्रेंड रहता है पूछने का, यानी कि जो टॉपिक है हमारा सिलेबस के अंतर्गत, वहां से कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, भाषा क्या रहती है और उस भाषा के आधार पर कैसे हमें वह टॉपिक अपना तैयार करना है। आज का जो लेक्चर रहेगा, देखो यूपीएससी और पीसीएस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज भी दिखी मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत, वो सारी चीजें तो हमने समझ ली। आज समझेंगे कि आधुनिक भारत के अंतर्गत जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, उस पूरे सिलेबस को कैसे फ्रेमिंग करके एक पहले समेट करके एक जगह रख लिया जाए। एक जगह रखने से फायदा ये होगा कि पहले इसको ये समझेंगे कि पूरा सिलेबस कैसे डिस्क्राइब किया गया है या कैसे हमें पढ़ना है चीजों को। उस पढ़ने के दौरान एक एक टॉपिक पर जो क्वेश्चंस की पिछली पीडीएफ दी गई थी, वो पीडीएफ निकालनी है और देखना है कि हर एक थीम से कैसे प्रश्न हमारे बनाए गए हैं। क्लियर है? तो आज समझेंगे कि पूरे सिलेबस से क्या समझेंगे, पूरे सिलेबस से जैसे भी क्वेश्चन बनाया जाएगा, उस क्वेश्चन पर किस अप्रोच के साथ में हमें अपना आंसर लिखना है। आज की वीडियो में समझ में आ जाएगा, शुरुआत से लगा करके, यानी कि ब्रिटिशर्स की जब एंट्री हो रही है, वहां से लगा करके जब एग्जिट होता है, पूरे एग्जिट एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोई भी प्रश्न बनाया जाएगा, उस प्रश्न को अब आसानी से आप लिख पाओगे इस लेक्चर के बाद में, यह बिल्कुल श्योर बात है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जब आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ने जाते हैं, तो पीटी के स्तर पर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, वो तो हम गैदर करते ही रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं भैया फैक्चुअल के स्तर पर कोई कमी है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली अगर समझना है किसी भी टॉपिक को, तो आपका एक फ्लो भी मेंटेन रहना चाहिए किसी भी टॉपिक पर लिखने जा रहे हो। दूसरी बात, जो फैक्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, कुछ फैक्ट्स को यहाँ शामिल भी करना होता है। ठीक है, तो समझते हैं भाई कैसे हम लोग किस फ्लो में इस पूरे सिलेबस को देखने वाले हैं। उसके अंतर्गत वो टॉपिक सारे देखेंगे जिन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को पूरा 3 भाग में बांटकर हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज रहती हैं, यानी कि ब्रिटिश जब भारत में आते हैं, हमें औपनिवेशिक गुलामी जब ब्रिटिशर्स के सामना करना पड़ता है, तो उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई थी, उन पॉलिसीज का अध्ययन किया जाता है और इन सारी नीतियों पर प्रश्न आपके बनाए गए हैं। अभी एक एक करके आओ देखते हैं, या पिछला लेक्चर अगर देखा होगा तो बहुत अच्छे से आपको याद आ जाएगा कि भैया पॉलिसी में जब बंगाल का द्वैध शासन लागू किया गया, तो बताओ बंगाल के द्वैध शासन से क्वेश्चन आया है ना। अब वो यूपीएससी में अगर आया है, तो यूपीएससी में भी आया है, तो पीसीएस में आने के चांस हो जाते हैं। ये भी हमने समझ लिया, तो बताने की जरूरत तो बार बार पड़ेगी नहीं अब। तो फिर उसके बाद में बात करते हैं, जब ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज बनती हैं, फिर भारत के द्वारा, भारतीयों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है ना, क्या इस पर रिएक्शन हुआ भारतीयों की तरफ से। तो जो भारतीयों का रिएक्शन है, इसके अंतर्गत ही हम जितने विद्रोह हैं, चाहे जनजाति विद्रोह है, चाहे किसान विद्रोह, ये सब देखेंगे, है ना। क्या क्या देखने वाले हैं अभी हम समझते हैं। पहले 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा सिलेबस इस आधार पर ही एक फ्लो में, और एक फ्लो के साथ साथ एक जो इंटीग्रिटी बननी चाहिए पूरे सिलेबस के साथ में, वो क्लियर हो जाएगी। फिर तीसरा है भैया राष्ट्रीय आंदोलन। अब पहले प्रतिक्रिया हुई भारत की ओर से, लेकिन उस प्रतिक्रिया में भारत को सफलता नहीं मिली। इस सफलता के पश्चात फिर भी कुछ तो मिला ही होगा, और वो कुछ मिलने के साथ ही आगे हमें नेशनल मूवमेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इस नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत हम समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमें दिखाई दे रहा है, और उस पर कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे, तो हम कैसे इन प्रश्नों को आगे डील करने वाले हैं। पहले एक एक करके जानते हैं। जब ब्रिटिश की नीतियों में आएंगे, तो ब्रिटिश की नीतियों में सबसे पहले हमें दिखाई देती है बंगाल का द्वैध शासन, यानी कि शुरुआती दौर में सबसे पहले उन्होंने अगर भारत के संदर्भ में कोई नीति लागू की, तो वह थी बंगाल में लागू द्वैध शासन की नीति। इसके पहले तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अपने आप को एक व्यापारिक कंपनी के रूप में दर्शाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी, भैया हम व्यापार करने आए हैं, ठीक है, हम यहाँ तुम्हारे ऊपर शासन करने नहीं आए, हमारा उद्देश्य है व्यापार करो हमारे साथ, प्रॉफिट होगा तुमको भी हमको भी। तो शुरुआती दौर में तो यही रहा। फिर ब्रिटिश ने जब पॉलिसीज अपनानी शुरू की, देखा भाई यहाँ व्यापार करने के साथ में यहाँ पर जो आपस में जो मतभेद था, आपस में जो शक्तियां थी, यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनके बीच का मतभेद का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे कैसे पॉलिसीज चेंज की हैं, ये सारा कुछ तो हम समझते ही हैं। लेकिन अभी जानते हैं कैसे ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की। तो शुरुआती दौर में द्वैध शासन देखने को मिलता है, और द्वैध शासन से प्रश्न बना लिया गया है। आज इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट भी करेंगे। देखो यहां से शुरुआत भी कर देंगे आज, लेकिन पहले समझ लेते हैं पूरे सिलेबस को। तो भाई ब्रिटिशर्स आ चुके थे, द्वैध शासन उन्होंने लागू कर दिया था। अब लागू करने के साथ में आगे हमें दिखाई देगा इनकी पॉलिसीज में चेंज। वेलेजली की जब सहायक नीति हम पढ़ेंगे, है ना, जब वेलेजली की सहायक संधि पढ़ेंगे, द्वैध शासन से आगे बढ़ेंगे। द्वैध शासन जब खत्म होता है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हो जाता है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान कैसे शासन को और मजबूत किया जाए, तो उसमें एक पॉलिसी आती है ब्रिटिश सरकार की ओर से, सहायक संधि। ठीक है, अभी केवल सुनते चलना है, पूरे सिलेबस से परिचित हो जाना है। सिलेबस से जब परिचित हो जाओगे, तो एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
एक फ्लो बन जाएगा अपना यहाँ पर। फिर तीसरा फिर आता है भाई डलहौजी की नीतियां। आगे जब डलहौजी जैसे शासक आते हैं, अब वो पॉलिसीज में थोड़ा एग्रेशन दिखेगा। डलहौजी की जो पॉलिसीज होंगी वहां पर थोड़ा एग्रेशन दिखाई देगा, और उस एग्रेशन का परिणाम होगा भारतीयों की ओर से एग्रेशन। और भारतीयों की ओर से एग्रेशन के रूप में क्या दिखाई देता है, हमें क्या दिखाई देता है वहां पर 1857 का विद्रोह दिखाई देगा। ठीक है, समझे बात को। तो अभी हम पॉलिसीज देख रहे हैं। अब उसके बाद में पॉलिसीज में ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, शुरुआती दौर की हमने पॉलिसीज समझी, उसका द्वैध शासन, सहायक संधि देखी, डलहौजी की नीतियों पर प्रश्न बनाया जा सकता है, या ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां। अब आर्थिक नीतियों में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे जो उपनिवेशवाद है इसके चरण देखने हैं ना, कोलोनिज्म जो है आपका कैसे स्टेप बाय स्टेप भारत में दिखाई देता है, उपनिवेशवाद का जो स्वरूप होता है उसी के अनुसार भारत में भी कार्य किया गया। क्लियर, जो कोई भी कॉलोनी होती है, किसी भी राष्ट्र की कोई कॉलोनी होती है, वहां पर कैसे चरणबद्ध तरीके से वहां नीतियां अपनाई जाती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर समझना है भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उसकी आर्थिक नीतियों में लागू किया गया। फिर इसकी भू राजस्व नीतियां भी यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इसमें पीटी के स्तर पर हम लोग पढ़ते रहते हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इसी को यहाँ पर समझना है। अब नीतियों का यहाँ पर जोड़कर अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो परिणामों पर मूल्यांकन करने को आ सकता है, क्या इसका परिणाम हुआ वहां से जोड़कर पूछा जा सकता है। लेकिन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ हमने अपने स्तर पर तैयार की है, चाहे स्थायी बंदोबस्त पढ़ा हो, चाहे रैयतवाड़ी पढ़ा हो, चाहे महलवाड़ी पढ़ा हो, वो सब यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज किया जा सकता है। ठीक है, मैप आदि के माध्यम से देखो भारत का मैप बनाया, तुरंत आपने बता दिया भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था कैसे 51% भाग पर थी, कैसे आपने बताया तुरंत स्थायी बंदोबस्त जो था वो कैसे 19% भाग पर था और किन क्षेत्रों में था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, पीटी के स्तर पर तैयार की गई चीजें होती हैं जिनको मेंस के स्तर पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो आर्थिक नीतियों में आगे औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीतियों में ही यहाँ दर्शाना है। कल कैसे पढ़ा था, पीवाईक्यू देखा था कि हस्तशिल्प उद्योगों का जो पतन हुआ, भारत में जो कुटीर उद्योग थे उनके पतन पर प्रश्न आ चुका है। तो ब्रिटिश की जो औद्योगिक नीतियां थी, औद्योगिक नीतियां किसके लिए थी, बोले यहाँ औद्योगिक नीतियों को हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश में हो रही औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर औद्योगिक नीति को लागू किया, जिसके चलते भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी आर्थिक नीतियां हैं। आर्थिक नीतियों पर पहले समझ बना लो, यहां समझ हो जाएगी तो कोई भी प्रश्न अब जाकर के देखना, लिखने में आपको ज्यादा दुविधा नहीं आएगी। अब लिखना कैसे और बेहतर तरीके से, एक एक टॉपिक को जब हम पढ़ लेंगे एक एक लेक्चर में अच्छे से, सारे लेक्चर्स में 6 से 7 लेक्चर्स लगेंगे, सारे लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंटेंट अपना मिल जाएगा, एक एक दो दो पेज का। जैसे आज हम लोग जो द्वैध शासन है बंगाल में, उस पर एक कंटेंट हो जाएगा, एक पेज में अपने पास रहेगा, बेहतरीन लिखने के लिए वहां पर मटेरियल हो जाएगा अपने पास, अच्छे से लिखो। फिर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कैसे भी भाषा में घुमाकर पूछता है। ये लेक्चर लेकिन बहुत जरूरी है भैया, ये लेक्चर इसलिए जरूरी है, इससे होलिस्टिक तरीके से पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। तो अभी ब्रिटिश की हम पॉलिसीज समझ रहे हैं, अब पॉलिसीज में बंगाल का द्वैध शासन भी समझा हमने, समझ लिया यहाँ पर पूछा जा सकता है, सहायक संधि है, फिर डलहौजी की पॉलिसीज अगर स्पेशल अलग से पूछ लिया गया प्रश्न बना करके और पूछा गया है, फिर ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों में यहाँ समझे, उसमें उपनिवेशवाद को भी देखना है, भू राजस्व नीतियां ब्रिटिश सरकार की, औद्योगिक नीतियां जिसके चलते हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो रहा है, फिर रेलवे का विकास देखा था ना, रेलवे को हमने समझा था, यहाँ पर प्रश्न आया था कि कैसे रेलवे भारत में अकाल का कारण बनता है। तो भैया एक एक चीज समझाएंगे हम वहां पर कि रेलवे का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा था। ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यहाँ पर नहीं था कि रेलवे के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग का यहाँ पर विकास थोड़ी करना था। यहाँ क्या काम था उसका, यहाँ काम था भैया कैसे ब्रिटिश का जो सामान है मार्केट वहां तैयार हो रहा है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को कैसे यहाँ भारतीय मार्केटों तक पहुंचाना है, भारतीय बाजारों तक पहुंचाना है, ये उद्देश्य था। जिससे ही जोड़कर आगे धन की निष्कासी का है ना, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया, कैसे इसने धन निकासी का काम किया भारत से, और आगे इसकी उत्पत्ति के रूप में परिणाम के तौर पर अकाल दिखाई दिया भारत में। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की ये आर्थिक नीतियां हैं, हमें देखनी है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, यानी कि भारत के समाज में भारत के कल्चर को लेकर के ब्रिटिश सरकार की क्या नीतियां रही, इसमें ब्रिटिश सरकार क्यों भैया सुधारक के रूप में नजर आ रही है। देखोगे उठा करके बेंटिंग साहब आएंगे, कहेंगे कि हम जो है सती प्रथा जो है हमें बहुत गलत लग रही है, इसको हम सुधार करेंगे, है ना। आगे फिर विधवा पुनर्विवाह है, इसको बोले हाँ ठीक है, इस पर भी कानून बनना चाहिए। तो ऐसे जो सुधारबद्ध कार्य किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भारतीयों का हित चाहते हैं, क्योंकि समझो यार समाज में कोई सुधार कर रहे हैं, समाज में सुधार करने से पढ़ा लिखा जो वर्ग है ना, वो पढ़ा लिखा वर्ग किसके साथ जा रहा है, ब्रिटिश सरकार के साथ जा रहा है, उसके समर्थन में आ रहा है कि हाँ ठीक है ये देखो हमारा भला चाहते हैं। अब उसके साथ एक मध्य वर्ग मिला लिया ब्रिटिश सरकार ने अपने साथ। आर्थिक, अगर आर्थिक रूप से देखा जाए क्या यहाँ पर कोई नुकसान हो रहा है ब्रिटिशर्स को, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों में जब देखना है उनके सुधार को, समाज सुधार को, कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है सुधार के तौर पर, तो उसको औपनिवेशिक चेहरा लगाते हुए ना, औपनिवेशिक नकाब पहनकर देखना है कि भाई ये सुधार अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। इसमें जैसे सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों में शिक्षा नीति को समझेंगे। अब बताओ मैकाले का विवाद यहाँ पर देखा ही होगा कि मैकाले आंग्ल और जो प्राच्य विवाद हुआ,
यहीं पर जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी निकल कर आएगी, वो विवाद यहाँ पर समझेंगे। और प्रश्न नीति लगातार प्रश्न के माध्यम से क्या किया जा रहा था, है ना? वर्नाकुलर प्लस एक्ट तो पढ़ा ही होगा। लगातार ऐसे कानून लाए जा रहे थे जो अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट कर रहे थे, ठीक है? तो इस आधार पर हम ब्रिटिश की सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों को समझेंगे। तो यहाँ पर आर्थिक नीतियां देखी, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां देखी, प्रशासनिक नीतियां भी देखेंगे, ठीक है? राजनीतिक जितनी भी ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, ये सारी पॉलिसीज के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ठीक है, उन सारे कार्यों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। पहला स्टेप समझ में आया आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। जो फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रिटिश की पॉलिसीज को समझना। जब तक ब्रिटिश की पॉलिसीज को नहीं समझोगे तब तक भारतीय प्रतिक्रिया को कैसे समझोगे? काहे? इसलिए कि जब ब्रिटिश पॉलिसीज क्लियर होंगी तो ब्रिटिश पॉलिसीज में क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं ये समझ में आएगा। फिर इसके बाद में क्या प्रतिक्रिया के रूप में, यानी कि भारतीयों की ओर से रिएक्शन हुआ है, तो रिएक्शन के तौर पर कौन कौन सी घटनाएं दिखाई दी हैं। चूंकि वो रिएक्शन था क्यों, वो रिएक्शन इनका परिणाम ही तो था। बोले बिल्कुल ठीक बात है। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, वहां पर जो शोषण था भारतीयों का, अब वो भारतीयों का शोषण कैसे हो रहा था, वो जब तक पॉलिसीज की गहराई में नहीं जाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो वो एक एक लेक्चर के माध्यम से एक एक टॉपिक को हम लोग समझ लेंगे। पढ़ना कैसे है, क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है। पहले पॉलिसीज को जानेंगे हम, पृष्ठभूमि को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस पृष्ठभूमि में यह पॉलिसी आई है, क्या मतलब है इसका। फिर जानेंगे कि भैया इसके क्या प्रोविजन है ना, क्या इस पॉलिसी के प्रावधान है। जब इनके प्रोविजंस को हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर इसका जब हम मूल्यांकन करने जाएंगे, एक प्रश्न यहां से बनाया जाएगा, जैसे मान लो द्वैध शासन का ही मूल्यांकन करा दिया उसने, आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करा दिया, या जो भू राजस्व की नीतियां हैं ब्रिटिश सरकार की, उनका मूल्यांकन करा दिया। तो जब मूल्यांकन करने पर जाओगे तो हमें वहां पर जब परिणाम के तौर पर दिखाना है, तो परिणाम के तौर पर हमें शोषण नजर आएगा, है ना? असली चेहरा नजर आएगा ब्रिटिशर्स का जब मूल्यांकन करने जाओगे। और उसी मूल्यांकन में ही हमें दिखाई देगी भारतीयों की प्रतिक्रिया। और इसी भारतीयों की प्रतिक्रिया में हमारे कई प्रश्न देखो यहां से तैयार हो जाते हैं कि जनजाति विद्रोहों को लेकर के, है ना, जनजाति विद्रोह दिखाई देगा, किसान विद्रोह दिखाई देगा, 1857 का विद्रोह दिखाई देगा। यहां पर कई सारे प्रश्न बन जाते हैं कि इनके कारणों पर जब जाओगे, जनजाति विद्रोह का कारण, किसान विद्रोह का कारण, 57 के विद्रोह का कारण, भारतीय समाज सुधारक जो हुआ, भारतीय पुनर्जागरण जिसे बोला जाता है, इसके क्या कारण है? बोले इसके कारण छुपे हुए हैं ब्रिटिश नीतियों में। ठीक, समझ में आया? सारी चीजें देखो अभी कैसे इंटरलिंक होंगी है। बोले इन सभी के कारण छुपे हुए हैं ब्रिटिश की नीतियों में। कोई भी नीति उठाकर देख लो, सारी नीतियों से ही यहाँ पर जब असहमत नजर आएगा वर्ग, कोई भी वर्ग, जनजाति वर्ग जब असहमत नजर आएगा तो बोले वो विद्रोह खड़ा खड़ा हो जाएगा विरोध में। जब किसान वर्ग नजर आएगा, देखेगा कि भू राजस्व नीतियों में यार इतना लगान लगा दिया तुमने, इतना भू राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया, हम हमारी लागत क्या, हमारे हाड़ और प्राण सब निकले जा रहे हैं, ठीक है। बोले हम जो है तुम्हारा भू राजस्व नहीं दिए पा रहे हैं, तो किसान यहाँ विद्रोह करना शुरू कर देगा। हालांकि शुरुआती दौर पे समस्या ये आती है कि किसान विद्रोह तो करता है, किसान विद्रोह किसका शुरू करेगा करना? बोले जमींदार का विद्रोह करना शुरू करेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को प्रयोग किया है ना किसान के विरुद्ध, यह दर्शाने की कोशिश की। और किसान के अंदर भी समझ शुरुआती दौर में इतनी नहीं थी, परिपक्वता नहीं थी कि वो समझ सके कि वास्तविक हमारा शोषक कौन है। बोले वास्तविक शोषक तो अभी जमींदार ही है, हमसे जो उच्च लगान ले रहा है, बोले यही है हमारा शोषक। इसलिए पावना जैसा विद्रोह आपको अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। जब 1873 का पावना विद्रोह होता है तो वहां पर किसान कहते हैं कि हम महारानी और महारानी के रैयत रहना चाहते हैं, ठीक है। आगे जब कृषक विद्रोह के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है पावना में किसान की ओर से स्टेटमेंट आते हैं, रैयतों की ओर से, रैयत मतलब किसान ही होता है, कि हम महारानी और महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं हम महारानी के किसान बनकर रहेंगे लेकिन जमींदारों के नहीं रहेंगे। तो विद्रोह किसके विरुद्ध था? शुरुआती जो कृषक विद्रोह थे, बोले शुरुआती कृषक विद्रोह जो थे उसमें विद्रोह जो था वो जमींदार वर्ग के विरुद्ध ही था, ठीक है। आगे चल के कृषक विद्रोह थोड़े से अखिल भारतीय स्वरूप ले लेते हैं, ठीक, क्लियर, 20वीं सदी के। लेकिन अभी हम 19वीं सदी में बात कर रहे हैं जो भारतीयों की प्रतिक्रिया हो रही है। फिर समाज सुधारक जो रहे, समाज सुधारकों ने भी देखो कैसे, हम चाहे आर्य समाज में देख लें चाहे ब्रह्म समाज देख लें, ये सारे समाज सुधारक भारतीयों की जो कुरीतियां थी उन पर चोट कर रहे थे, ठीक है, उन पर बात कर रहे थे। लेकिन ये कारण क्या था? बहुत सारे सुधारक हैं, जैसे आर्य समाज की जब बात करोगे तो आर्य समाज में सीधा आता है, स्टेटमेंट रहता है कि आप जो है हमारी जो समाज है, हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अपने कल्चर में हमें कोई सुधार करना होगा, जैसे हमें बालिका की उम्र की जो न्यूनतम आयु रखनी है हम तय करेंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर देखो असंतुष्ट रहे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सुधार किए गए, उससे जब यहाँ लगा कि हमारी संस्कृति में छेड़छाड़ हो रही है तो समाज सुधारक आपको दिखाई देंगे सक्रिय होते हुए, और समाज सुधार आंदोलन दिखाई देगा वहां पर, क्लियर है। तो ये भारतीयों की प्रतिक्रिया समझ में आई। बोले भारतीयों की प्रतिक्रिया इसी नीतियों का ही परिणाम थी। अब जब ये प्रतिक्रिया हो गई है तो भैया राष्ट्रीय आंदोलन से आगे कैसे इंटरलिंक किया जाए?
समझो बात को यहाँ पर, जब भाई अगर यहाँ विद्रोह जो हो रहा है, अगर ये विद्रोह सफल हो जाता, तो उसके बाद क्या भैया ये नेशनल मूवमेंट की जरूरत होती? बोले नहीं होती। तो बोले ये असफल हुआ होगा। अब यही एक प्रश्न दिया जाता है कि भैया ये जो विद्रोह हुए, एक प्रश्न देखा था पीवाईक्यू पूछा गया है कि 57 का विद्रोह हुआ या जो भी ये विद्रोह है किसान जनजाति, ये असफल क्यों हुए? अब यहाँ से असफलता के कारण हम लोग खोजते हैं। जब हम खोजेंगे असफलता के कारण तो पता चलेगा कि भैया क्यों असफल हुए। लेकिन जब कंक्लूड करना है तो ये नहीं बताना है कि असफल ही रहे पूरी तरीके से। हमें आगे संघर्ष के लिए जो हमें मनोबल चाहिए था, वो मनोबल कहाँ से मिलता है? इन विद्रोहों से ही मिलता है, ठीक है? तो उसका प्रयोग करते हुए फिर राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। अब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, यहाँ एक सबसे बड़ी कमी देखी गई थी अखिल भारतीय संस्था की। अब बोले जब अखिल भारतीय कोई ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं था हमारे पास, तो उसी से उदय होता है फिर कांग्रेस का। कांग्रेस का जब उदय हो रहा है, अब कांग्रेस के उदय पर भी यहाँ डिस्प्यूट है। यहाँ डिस्प्यूट हो जाता है कि भैया ये कांग्रेस क्या भारतीयों के ही द्वारा ये संस्था इसका निर्माण हुआ है या ब्रिटिशर्स की सोची समझी साजिश है? इस पर सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आता है। ये सारे सिद्धांत हैं, डिस्प्यूट है। ये सब अच्छे से देखो हम लोग डिस्कस करेंगे जब नेशनल मूवमेंट के टॉपिक पर आएंगे। अब जब नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना, हमें अखिल भारतीय संस्था की जो कमी महसूस हो रही थी वो कांग्रेस के रूप में यहाँ नजर आएगी। लेकिन भैया यहाँ विरोध की जो प्रक्रिया होगी, वो विरोध की प्रक्रिया बहुत ही संतुलित और सुसंगठित तरीके से दिखाई देगी। यानी कि यहाँ विद्रोह की तरह नहीं आपको दिखाई देगा कि विद्रोह करो और फिर आसानी से ब्रिटिशर्स उसका दमन करते हैं। यहाँ कैसे है, बहुत सोच समझ करके चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे विरोध अंग्रेजों के दिखाई देंगे। ठीक है, कैसे? शुरुआती जो विद्रोह होगा वो उदारवादियों के द्वारा होगा। अब लिबरल होंगे, उनके हाथ में जब रहेगा तो सीधी सी बात है कि शुरुआत में प्रार्थना, ठीक है, शुरुआत में कोई कार्य कराना है तो उसके लिए लेटर लिखे जाएंगे, पत्र लिखे जाएंगे, ये तरीके अपनाए जाएंगे। ठीक है, ब्रिटेन की जो संसद है वहां पर आवाज उठाई जाएगी। तो ऐसे तरीके शुरुआती दौर में रहेंगे नेशनल मूवमेंट के। फिर उदारवादियों के तरीकों से कोई कान पर जू नहीं रहेगा, तो वहां से एक्टिव हो जाएंगे उग्रवादी। तो उग्रवादी फिर सक्रिय होंगे, बोलेंगे भाई मान जाओ नहीं तो फिर हम गुस्सा वाले आदमी हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो उग्रवादी गुस्सा तो करेंगे लेकिन मारपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे होता नहीं कि गरजेंगे पर बरसेंगे नहीं, वो वाले हैं। बोले गरज रहे हो तुम, बरस नहीं रहे हो। बोले फिर एक निकल के आएगा क्रांतिकारी वर्ग, बोलेगा हम गरजते नहीं हैं, बरसते भी हैं। फिर गोली बंदूक पिस्तौल शुरू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, पिस्तौल की राजनीति का उदय हो जाएगा। तो ये तीनों वर्ग किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यहाँ से एक प्रश्न क्या तैयार हो रहा है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत की आजादी में कंट्रीब्यूशन पर प्रश्न आता है। यानी कि जब योगदान पर, और खूब प्रश्न पूछा जाता है कंट्रीब्यूशन पर, सिलेबस में सीधा मेंशन है। तो जब योगदान पर प्रश्न आएगा, अगर ये चरणबद्ध तरीके से आपको सारी विचारधारा में इनका सभी का योगदान आपको दिखाना है, किसी एक युग का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं। अब जैसे गांधीवादी ही अगर मान लो योगदान पूछा गया, प्रश्न ही बना दिया गया, गांधीवादी कंट्रीब्यूशन आपको बताना है, बनाया गया जैसे प्रश्न है। बोले ठीक है, गांधीवादी जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा हम बताएंगे, लेकिन इसके साथ किसको शामिल करेंगे? नहीं भूलेंगे, ना उदारवादियों का हम कंट्रीब्यूशन भूलेंगे, ना उग्रवादियों का भूलेंगे, ना क्रांतिकारियों को भूलेंगे, ना समाजवादियों का भूलेंगे। गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ इन सभी का कंट्रीब्यूशन हमें भले ही कम शब्दों में आगे बताना है, लेकिन एग्जामिनर को यह भी बता देना है देखो इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया सबने अपने अपने तरीके से, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती दी या भारत की आजादी के लिए जिन्होंने एक स्तंभ नींव तैयार की। ठीक है, जिससे आगे गांधीवादी आंदोलन के चलते हम पूर्णतः हमें आजादी मिल सकी। ठीक, इसमें ऐसा नहीं है कि मात्र एक ही वर्ग का कंट्रीब्यूशन आपको दिखा करके अपने आंसर को कंप्लीट करना है। आंसर बढ़िया से कंप्लीट तभी माना जाएगा जब सभी वर्गों को, इसके अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी आप शामिल कर दो अपने आंसर में। ठीक, समझ में आया? ये जो बताया जा रहा है, ये देखो यार पूरा सिलेबस हो चुका है, लेकिन पूरे सिलेबस पर आपकी समझ हो जाएगी। इसके बाद आपको ना तो सिलेबस समझने में कोई कठिनाई आएगी और ना ये दिक्कत आने वाली है कि भैया अगर ये प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को कैसे डील करना है। जैसे ही पूछा जाएगा भैया मान लो आपसे उदारवादियों के ही कंट्रीब्यूशन पर आ गया, तुरंत आपके दिमाग में उदारवादियों के तरीके तौर तरीके बताए, उसके अलावा एक आपके दिमाग में ये चलेगा, हाँ भाई और भी जो वर्ग है इस चीज को अगर बढ़िया से रखना है अपने पास, कई बार पढ़ना है। बोले और भी वर्ग थे, उनके कंट्रीब्यूशन को साथ में यहाँ पर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए अपने आंसर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर भारत के विभाजन हुआ, उस संदर्भ में देखो संवैधानिक विकास को और देशी रियासतों का जो एकीकरण है उसमें जो भूमिका के स्तर पर प्रश्न आता है कि भैया देशी रियासतों के एकीकरण के समय क्या समस्याएं थी, क्या चुनौतियां थी, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की क्या भूमिका रही थी। यहाँ पर प्रश्न देखो बनाया जाता है, इसको भी अच्छे से डील कर लेंगे। ठीक, तो हमने वो देखा ना कि ब्रिटिशर्स की जो एंट्री हुई है तो शुरुआती दौर में देखो बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी संधियां हुई। ये सब युद्ध और संधियां, ये काम कहाँ करना है? बोले ये पीटी में रटो। ठीक है, तो ये पीटी में भी रट लेंगे। ठीक,
अब बोले ये पीटी के स्तर पर रटना है, चलो वो तो ठीक है। अब यहाँ पर ये तो काम चलेगा नहीं इससे। बोले ब्रिटिशर्स की यहाँ पॉलिसीज समझेंगे, एक-एक पॉलिसी को समझेंगे, उसके प्रोविजन को समझते हुए फिर उसका मूल्यांकन जब करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देगा भारतीयों की प्रतिक्रिया। अब भारतीयों का वहाँ पर रिएक्शन, उसमें हम विद्रोहों को समझेंगे, ठीक है? अब विद्रोह को समझेंगे, लेकिन विद्रोह यहाँ पर सफल हो जाते तो क्रांति का रूप ले लेते। विद्रोह और क्रांति में अंतर यही होता है कि विद्रोह होता है उसका दमन हो जाता है, लेकिन क्रांति जो होती है वो परिवर्तन लाती है, आमूल-चूल परिवर्तन लेकर आती है। तो बोले विद्रोहों का दमन होगा, लेकिन फिर भी विद्रोह का प्रभाव तो रहेगा। बोले हाँ, बिल्कुल प्रभाव रहेगा। उस प्रभाव से ही उत्तेजित होकर आगे क्या दिखाई देगा? राष्ट्रीय आंदोलन दिखाई देंगे। अब इस राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप रहेगा, इसमें उनका कंट्रीब्यूशन समझ लेना है, ठीक है? उनके कंट्रीब्यूशन पर अलग-अलग प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं हमसे। क्लियर? और पॉलिसीज में भैया क्या है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, इन पॉलिसीज पर ही हमें हमेशा सोच करके जब भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर कोई भी प्रश्न लिखना है, किसी भी प्रश्न को टैकल करना है ब्रिटिश पॉलिसीज पर, तो इन डायमेंशन पर ही लिखने की कोशिश करनी है। और इन डायमेंशंस पे जैसे आर्थिक नीतियों में आप जाओगे तो उसमें भू राजस्व नीतियां हैं ब्रिटिश की, औद्योगिक नीतियां हैं, रेलवे के बारे में बताओ, अकाल के बारे में बताओ, धन की निष्कासी के बारे में बताओ, ठीक है? सामाजिक सांस्कृतिक पर जा रहे हो तो उनके जो सुधार किए जा रहे हैं, विभिन्न कानून बनाए जा रहे हैं, शिक्षा नीति बताओ, प्रेस की नीति बताओ, ठीक है? ये सारी चीजें बतानी है। आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया टोटल फ्रेमिंग। ये बहुत जरूरी पार्ट था भाई। ये एक जरूरी पार्ट किसके लिए था? मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ने जा रहे हैं। अब मॉडर्न इंडिया के पहले आपको ना सिलेबस पता है और ना उसमें कोई इंटरलिंक पता है हर टॉपिक में, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है, ठीक है? पूरी एक कहानी है, कहानी के तौर पर जुड़ा हुआ है। अब लेकिन कहानी के साथ-साथ आपके पास पॉइंट्स भी जनरेट होना चाहिए। पॉइंट्स जनरेशन तभी होगा, इस तरीके का फ्रेमिंग, इस तरीके का खाका आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होगा और ये स्पष्ट बिल्कुल बना लेना है। अच्छे से देखो, लेक्चर को अच्छे से सुनना है और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसको रखना है सामने और फिर अपने हिसाब से यहाँ जितना आप इस पर चिंतन मनन कर पाओ, जितने पॉइंट्स जनरेट कर पाओ। जब ये टॉपिक देखो अभी लिख गया है सामने, उसके बाद में पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, अभी हर एक टॉपिक, जैसे बंगाल का द्वैध शासन है, ये तो आज के लेक्चर में हम लोग कर लेंगे इसको कंप्लीट। ऐसे सारे टॉपिक, वेलेजली की सहायक नीति अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसी पेज को ही सामने रखना है। इस पेज पर एक टॉपिक पर देखना है कि कितने पॉइंट्स आप जनरेट कर पा रहे हो पढ़ करके। हर टॉपिक पर जो प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न के अनुसार आप अच्छे से लिखना भी सीख जाओगे और बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडर्न इंडिया को लेकर के टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है? तो चलो फिर देखते हैं आगे। ये देखो पेज लगा दिया गया, इसको थोड़ा आप समझ लेना और उसको पढ़ लेना, पढ़ने के लिए थोड़ा आसान रहे इसलिए ये पेज लगाकर दे दिया गया है। ठीक, जैसे ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार हुआ है, सुदृढ़ीकरण हुआ है, वो क्यों हुआ है? जैसे क्योंकि उनके पास में उत्कृष्ट हथियार थे, रणनीति थी उनके पास, राष्ट्रवादी गौरव भी था, ठीक है? जो अनुशासन था उनकी सेना में, या फिर उनके पास वित्तीय सहायता भी मजबूत थी, शेयर होल्डर्स थे, उसके थ्रू इनके पास में इनकी सेना भी मजबूत थी और वित्तीय रूप से इनको मदद भी मिलती थी, क्लियर बात है? और जो लीडरशिप थी, लीडरशिप भी मजबूत थी। चलो ये सारी चीजें तो ब्रिटिश सफलता के कारणों में आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है कि ब्रिटिशर्स आखिर सफल क्यों हुए, क्योंकि बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियों से लड़ना था। अगर वो एक होकर के शायद ब्रिटिश के विरोध में रहते तो इतने इस स्तर पर ब्रिटिश सरकार को कभी भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन चलो वो तो अलग चीज है कि ब्रिटिश सरकार जब सफल हुई तो कैसे सफल हुई, इसके कारणों को लेकर के यहाँ पर आपको पेजेस दे दिए गए, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अभी हम जानते हैं थोड़ा सा ब्रिटिश की जो नीतियां थी। अब जैसे कोई भी ब्रिटिश की नीति आएगी तो सबसे पहले क्या देखना है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, आखिर वो क्या थी ब्रिटिश नीति। जैसे द्वैध शासन क्या थी, भू राजस्व नीतियां, उसकी क्या उद्देश्य रहा उसके पीछे, ठीक है? ब्रिटिश की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो नीतियां लाई जा रही हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई सुधार, सती प्रथा में अगर कानून में सुधार किया जा रहा है, क्यों खत्म की जा रही है, क्या उद्देश्य था उसका? तो पहले ऑब्जेक्टिव समझेंगे, ठीक है? उस उद्देश्य के बाद उसके प्रावधान क्या थे? अब भैया अगर धन की निष्कासी को लेकर के कोई भी पॉलिसी लाई जा रही है, ठीक है? शिक्षा नीति लाई जा रही है, क्या उसकी प्रोविजन क्या है भैया? 1 लाख रुपया अगर दिया जा रहा है शिक्षा पर, तो ये सारे प्रोविजन तो पता होने चाहिए। बोले हाँ ठीक है, इसके थ्रू हम उसकी विशेषताएं समझ गए। लेकिन ये प्रोविजंस, इन प्रोविजंस का क्या देखना है हमें? परिणाम, और उसमें नजर आएगा मूल्यांकन। और हमेशा जब भी मूल्यांकन किया जाता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखना है, ठीक? अभी हम ब्रिटिश की नीतियों पर कोई क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पूरे पीछे जो कहानी समझी है ना, उस कहानी को इसीलिए समझाया था ताकि यहाँ पर जो चीजें दी हुई हैं बहुत आसान शब्दों में समझ में आ जाए। भैया कोई नीति अगर आ रही है, किसी भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किसी तरीके की कोई पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव कुछ तो रहा होगा। बोले उसके क्या प्रोविजन है, ये देख लिया हमने। पहले तो बताओगे ना एग्जामिनर को कि देखो ये प्रोविजन है, ठीक है? एक कोई भी ग्राफ बनाया, इस तरीके से आपने 3, 4, 5 जितने प्रोविजन आपको याद हैं वो लिख दिए, फिर बताया आगे मूल्यांकन पर आते हैं। और मूल्यांकन कराएगा ही कराएगा। इसलिए कराएगा क्योंकि उसके मूल्यांकन जब आप करने जाओगे तो वहां हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि जो प्रोविजन किए गए हैं
उस प्रोविजन का जो परिणाम आएगा उसमें सकारात्मक किसके पक्ष में आएगा? बोले ये ब्रिटिशर्स के आएगा, क्योंकि वो औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी। तो जब औपनिवेशिक हित ध्यान में रखने हैं, है ना, कॉलोनी में अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसके हित कहां पर होंगे? उसके हित सीधे आपको ब्रिटेन से दिखाई दे रहे होंगे जुड़े हुए। तो बोले जो सकारात्मक पक्ष आपको दिखाई देगा वो ब्रिटिशर्स के साथ दिखाई देगा, और नकारात्मक, बोले नकारात्मक यहाँ स्टेक होल्डर ढूंढने हैं। जैसे भू राजस्व नीति लाई गई, अब भू राजस्व नीति में यहाँ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा भारतीयों पर, और भारतीयों में भी ज्यादातर किस वर्ग पर? बोले कृषक वर्ग पर। बोले कृषक वर्ग पर जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बोले अनायास तरीके से उस पर बोझ बढ़ेगा, है ना, भू राजस्व का, अकाल की समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भैया खेती वेती छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक, खेती कृषि करना छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक, जमींदारों का विरोध करना यहाँ से शुरू कर देंगे। तो ये नकारात्मक रूप से जो आर्थिक संरचना है पूरी की पूरी वो बिगड़ती हुई दिखाई देगी। इसी से जुड़ा हुआ हस्तशिल्प उद्योग भी रहेगा, क्योंकि कृषक और शिल्पकार ये दोनों मिलजुल कर कार्य कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो बोले जब यहाँ से कृषकों के साथ समस्या आएगी तो शिल्पकार भी इससे अछूता तो रहेगा नहीं। तो बोले ये सारे मूल्यांकन के तौर पर हमने देखा नकारात्मक और स्टेक होल्डर बेस्ड हमने अप्रोच लगाया। स्टेक होल्डर बेस्ड जब अप्रोच लगाना है तो पहले देखना है कृषक वर्ग इससे देखो प्रभावित हो रहा है नकारात्मक रूप से, इससे जुड़ा हुआ फिर शिल्पकार वर्ग प्रभावित हो रहा है, और जब कृषक और शिल्पकार दोनों प्रभावित हो रहा है तो भारतीय पूरी की पूरी आर्थिक ढांचा ही प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर देखो जब पॉइंट्स जनरेट करते चले जाओगे तो आपके पास कई पॉइंट्स बनते चले जाएंगे, एक तो फ्लो बनता चला जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। अब निष्कर्ष पर जब आएंगे तो निष्कर्ष में देखो यहाँ पर किसी भी पॉलिसी का निष्कर्ष लिखना है हमेशा ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन के औपनिवेशिक जो हित थे हमेशा केंद्र में थे, उसके बाद उसकी जो पॉलिसीज हैं उसका आपको मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष दे देना है, ठीक। कभी ये नहीं बताना है कि भैया ब्रिटिश की जो नीति थी बहुत ही ज्यादा भारतीयों का हित करके चली गई, एकदम भारतीय इतना खुश थे कि पूछो नहीं, चाहते नहीं थे कि छोड़ के जाओ, है ना। ऐसा कुछ नहीं बताना है। उसमें केवल एक मध्य वर्ग ही था जो समर्थन में था, और मध्य वर्ग को समर्थन में कर रखा था। क्यों कर रखा था? क्योंकि बोले समाज सुधार को चाहता था, समाज सुधार धीरे से कर दो, और बाकी ऐसा एक वर्ग हमको चाहिए जो रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन कार्य में किसके साथ में हो? बोले कार्य में वो ब्रिटिशर्स के साथ में हो, ठीक है। नस्ल से कैसा हो? बोले रंग रूप में भारतीय हो लेकिन वो ब्रिटिशर्स के ही साथ में रहे हमेशा, ठीक, खाली दिखने में भारतीय रहे, भीतर से कैसा हो? अंग्रेज, समझे। तो इस तरीके से ब्रिटिश जो औपनिवेशिक हित हैं हमेशा इनको ध्यान में रखते हुए केंद्र में रखते हुए सारी पॉलिसीज अपनाई गई, और तभी उसके जो परिणाम है हमें चाहे कृषकों के द्वारा देखो, कृषकों पर जो प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा तो क्या दिखाई देगा? कृषक विद्रोह दिखाई देगा, ठीक। और यही जनजातीय और कृषक विद्रोह आगे चल करके जब डलहौजी जैसे पॉलिसीज आएंगी, डलहौजी की नीतियां आएंगी तो उसका परिणाम 57 का विद्रोह दिखाई देगा। और ऐसा नहीं केवल डलहौजी की नीतियों का परिणाम था, पीछे लगातार जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, ये नीतियां लगातार गुब्बार जो भरती चली जा रही थी गुस्से का, ठीक है, भारतीयों के, उस गुस्से के गुब्बार को एकदम फोड़ दिया किसने आकर के? डलहौजी ने आकर के। और डलहौजी ने आकर जब फोड़ दिया तो वही आपको आगे 57 का विद्रोह दिखाई देगा, ठीक, क्लियर। तो ये है ब्रिटिश की पॉलिसीज, इनको टैकल करेंगे सारे प्रश्नों को। फिर भारतीयों की प्रतिक्रिया में सबसे पहले देखो कारणों पर जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उन्हीं का जो निगेटिव इंपैक्ट है वही यहाँ पर इनके कारण है। भैया भारतीयों की कोई प्रतिक्रिया है उसका कारण क्या है? बोले ब्रिटिश सरकार की नीतियां। अब बोले असफल क्यों है? देखो ये प्रश्न बनाया गया है, ठीक। अब ये कीवर्ड देख लो यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इन्हीं कीवर्डों पर रहते हुए ही अपने डायमेंशन को क्लियर रखना है, अपने अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है कि क्या भैया भारतीयों की जो प्रतिक्रिया रही वो असफल क्यों रही, है ना। 57 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? जनजाति और ये इनके बारे में बोला जाता है इनका दमन क्यों कर लिया गया, आसानी से दमन कैसे हो गया? दमन इसलिए हो गया कि एक जो वर्ग बैठा था भारतीयों में ही मध्य वर्ग या शिक्षित वर्ग था, इसका भारतीयों को सहयोग ही नहीं था। यानी कि कृषकों को और ये क्या नाम है, जब कृषकों को और जनजातियों को, इनको सबको ये असभ्य मानते थे, ठीक है। आधुनिक वर्ग, भारत का ही जो मध्य वर्ग था, इन्हें असभ्य मानते थे, बोले ये पढ़े लिखे हैं नहीं, अशिक्षित हैं, और इनको जो है समझना चाहिए, ब्रिटिश सरकार तुम्हारा भला कर रही है, ठीक। और जो देखो नरमपंथियों का भी आगे रवैया कुछ इसी तरीके का दिखाई देगा। तो अब बोले क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अपना ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटेन में शासन है उनका एकदम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक ऐसा भारत में लागू कर दो। ऐसा कैसे हो सकता था भाई, क्योंकि ये तो उपनिवेश थे हम उनके, है ना। तो चलो ठीक है, ये हो गया मध्य वर्ग और आधुनिक शिक्षित वर्ग जो है इसका सहयोग नहीं था, पहला तो ये कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि जो विद्रोह जितने भी हुए वो प्लान्ड तरीके से नहीं थे, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग नहीं थी। भैया जहां पर विद्रोह हमें सीधा देखने को मिलेगा कि गुस्से में की हुई प्रतिक्रिया थी, कोई प्लान्ड तरीके से अगर विद्रोह किया जाता, एक प्रॉपर प्लानिंग होती, स्ट्रेटजी होती, तो शायद परिणाम कुछ और होते। वैसे ही संगठनात्मक क्षमता, मतलब कोई ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर तो हो नहीं रहा है। बोले जब ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर उसका अभाव दिखेगा तो इनऑर्गेनाइज तरीके से जब होगा, तो बोले जब अनऑर्गेनाइज्ड होगा तो इसीलिए उसका जो परिणाम भी है या फिर उसकी जो स्ट्रेटजी है या उसका जो स्वरूप है वो भी सब तितर-बितर हो जाएगा। जब वो तितर-बितर रहेगा तो अंग्रेजों को भी यहाँ पर दमन करने में आसानी रहेगी, ठीक। तो इसीलिए ये असफल भी दिखाई देते हैं। फिर संसाधन के स्तर पर आ जाओ, अब आर्थिक वाले आयाम पर आओ। तो जब आर्थिक आयाम पर आएंगे तो वहां रिसोर्सेज की भी कमी दिखाई देगी, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास जो
बंदूकें थीं या उनके पास जो तोप जैसी चीजें थी, है ना? ये सारी व्यवस्थाएँ किसके पास थी? बोले ब्रिटिशर्स के पास थी या ब्रिटिश कंपनी के पास में थी। अब इनके पास में जब ये सारी सुविधाएँ रहेंगी, रिसोर्सेज़ को लेकर के समृद्ध रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पीछे हो जाएँगे यहाँ से, ठीक? फिर भारतीय वर्ग, एक मध्य वर्ग जो था, शिक्षित वर्ग, वो तो अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ था या न्यूट्रल था ऐसे कह लो। और दूसरा जो भारतीय अधिकतम भारतीय वर्ग कैसा था? अशिक्षित वर्ग था, ठीक है? तो उसको भी एक साथ लाना अभी इतनी मैच्योरिटी या परिपक्वता नहीं होने के चलते ही ये जितने विद्रोह हुए, 57 के विद्रोह हुए या फिर आपके जनजातीय और कृषक विद्रोह हुए, एक सीमित क्षेत्र पर बनकर रह गए और सीमित क्षेत्र पर रह गए, तो इनकी नीतियाँ भी केवल उस सीमित क्षेत्रों तक ही रह गईं और वहीं पर आसानी से ब्रिटिशर्स ने उनका दमन कर दिया और दमन करने के बाद ही आपको दिखाई देगा कैसे असफल है। लेकिन भैया जो विद्रोह हो रहे हैं, इन विद्रोह का स्वरूप भले ही अनप्लान्ड हो, हिंसक हो या पुनर्स्थापनावादी हो, ठीक? पुनर्स्थापनावादी मतलब जो ब्रिटिश के पहले का शासन था, वो वैसा ही शासन कहीं-कहीं पर चाहते थे। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर 57 के विद्रोह में क्या करते हैं? 57 के विद्रोह में क्रांतिकारी जाएँगे और मुगल शासक बैठा होता है वहाँ पर लाल किले में, उससे बोलेंगे सुनो, तुम अभी से हमारे नेतृत्व करता हो, लीडर हो। बोले अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। बहादुर शाह जफर जो रहते हैं, वो कहते हैं उनसे बोलेंगे क्रांतिकारी कि देखो सुनो, तुम हमारे आज से लीडर हो। बोले अच्छा, ये हमको बताया काहे नहीं? तो यहाँ से ये मैसेज देते हैं क्रांतिकारी कि हम पुनर्स्थापना चाहते हैं, जैसा पहले शासन था, वही शासन हम दोबारा से चाहते हैं, ब्रिटिश सरकार का शासन हम नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक मैसेज देने का कारण था और जबकि देखो एक शोषण से मुक्ति के लिए दूसरे शोषण को एक्सेप्ट किया जा रहा था। इसी चीज़ की यही कुछ कमियाँ हैं, जिन कमियों के चलते ये असफल होता है, ठीक है? आसानी से इसका दमन किया जाता है, लेकिन रिजल्ट के तौर पर आपको बताना है कि क्या ये असफल था? मूल्यांकन तो यही होता है ना। बोले परिणाम के तौर पर जब बताएँगे तो बोलेंगे भैया यहाँ से हमको विरोध करने की विरासत मिलती है ना? कैसे विरोध करना है और आवाज़ उठाई जा सकती है, ठीक है? अगर आपके विरुद्ध दमन आपके विरुद्ध अगर शोषण हो रहा है या आपको दमन किया जा रहा है, दमन आपका किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी है अपने लिए। तो विरोध की जो विरासत है, वो हमें यहाँ से मिलती है। संघर्ष की यहाँ से प्रेरणा मिलती है और इसका परिणाम स्वरूप हमें राष्ट्रीय आंदोलन में हमें ये दिखाई भी देगा, ठीक? यहाँ पर एक क्रांतिकारी वर्ग जो रहता है 57 के जो विद्रोह के कई वीर थे, जिनको अपना आदर्श बनाएँगे, आदर्श बना करके आगे विरोध करते हुए नज़र आएँगे। क्लियर? तो ये परिणामों के तौर पर इस तरीके से देखना है भारतीयों की प्रतिक्रिया को। फिर जब राष्ट्रीय आंदोलन देखने हैं, तो उसके कारण जब भी जाओगे, तो कारण हमेशा क्या रहेंगे? चाहे भारत का रिएक्शन हो उसमें भी कारण ब्रिटिश की पॉलिसीज बताना है। राष्ट्रीय आंदोलन है उसके कारणों पर आता है तो ब्रिटिश की सारी पॉलिसीज और पॉलिसीज में भी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक इन सारे डायमेंशन पर बता देना है, ठीक है? फिर उसके नेचर और कंट्रीब्यूशन को जब भी लिखना है, जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेचर पर लिखो, प्रकृति पर लिखो या उसके कंट्रीब्यूशन पर लिखो। राष्ट्रीय आंदोलन में जो कंट्रीब्यूशन आप दर्शाओ किसी भी वर्ग का, किसी विचारधारा का, तो भैया एक विचारधारा तो दिखानी नहीं है। चरणबद्ध तरीके से उदारवादी पता है हमें, उग्रवादी पता है, क्रांतिकारी पता है, हमें गांधीवादी पता है, समाजवादी पता है। अब इन पर सब पर अगर 2-2 3-3 लाइन लिख दी तो अपना आंसर कंप्लीट और मल्टी डायमेंशन पे अपना आंसर भी हो जाएगा, सभी डायमेंशन पर लिखना भी आ जाएगा। क्लियर? क्लियर समझ में आया? तो ये देखो इस तरीके से हमने पूरा एक अप्रोच बना लिया। ये जो अप्रोच वाला था ना, ये पॉइंट था, तो ये पूरा देखो इसके लिए पहले तो पूरा सिलेबस रखना पड़ेगा सामने। अब पूरे सिलेबस के साथ में जो सारी चीज़ें यहाँ दे दी गई हैं, उसको एक इंटीग्रेटेड तरीके से पूरा समझना पड़ेगा। कैसे जोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन को भी ब्रिटिश की नीतियों से कैसे जोड़ करके पूरा आपको समझना है और लिखना है अपने आंसर को। क्योंकि मॉडर्न इंडिया अगर है आप मॉडर्न इंडिया का कोई भी आंसर लिखने जा रहे हो, तो वहाँ आपका पीछे समझो आपका शुरुआती पहली घटना जो हो रही होगी ना आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, उस घटना का जो भारत की विभाजन है या भारत का आजादी है, वहां से भी जोड़ करके आपको जरूर दिखाना है इसको, ठीक है? और उसको कैसे दर्शाना है, इसी के लिए ये पूरा अप्रोच बताया गया है, कैसे फ्रेमिंग करनी है वहां पर, ठीक? तो अब शुरू करते हैं आगे। एक टॉपिक को भी आज देख ही लेते हैं इस लेक्चर में कि कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे एक पेज में ही देखो उसका पूरा कंटेंट तैयार करके दे दिया गया है। पूरा कंटेंट एक ही पेज में रहेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है? एक ही पेज में रहेगा, कीवर्ड्स रहेंगे, उन कीवर्ड्स को समझ लेना है अच्छे से और फिर अपने आंसर को लिखने जाना है अपने शब्दों में। कैसे लिखना है? अपने शब्दों में। समझ बन गई तो शब्दों में लिखना आसान है बहुत। जैसे द्वैध शासन है, बंगाल में जो दोहरा शासन लागू हुआ, ये कब से था? बोले 65 से 72 तक था, ठीक? अब इसके पहले ये तो सब पता ही होगा कि नहीं, है ना? पढ़े तो होंगे इतना कि जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के समय ये तो चलो ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देखो जीत थी। लेकिन बक्सर के युद्ध में जब सेनाएँ सामने खड़ी थी और वहाँ पे ब्रिटिश सरकार को जब जीत हासिल होती है बंगाल की सेना के समक्ष, तो फिर इसके बाद बंगाल में यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया जाता है। 1764 में जब ये बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद 65 से आपका वहाँ पर द्वैध शासन लागू किया जाता है। अब चलो द्वैध शासन क्या होता है, इसको यहाँ पर समझेंगे, ठीक है? क्या है भैया द्वैध शासन? उसके पीछे की पृष्ठभूमि समझी। अब ये समझ लो बात को, यहाँ पर वो सब नहीं बताना है कि मीर कासिम थे भैया, जगत सेठ थे जो, है ना? जगत सेठ ने कैसे यहाँ पर धोखा दे दिया वहाँ सिराजुद्दौला को, तो प्लासी का युद्ध वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर मीर जाफर, मीर कासिम इनकी डिटेल एकदम बतानी शुरू कर दी है। वैसे ही नहीं कि इलाहाबाद की संधि भी सुन लो, इलाहाबाद की संधि भी हुई और फिर क्लाइव भी आया, ये सब नहीं बताना है। यहाँ सीधा समझो,
नॉलेज है, ठीक? बंगाल के स्तर पर जो द्वैध शासन लागू हुआ, इसके पहले की पृष्ठभूमि में आपको खाली इतना बताना है कि ब्रिटिश सरकार की जो बक्सर विजय है, इसके बाद क्लाइव ने जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लेकर आया, क्लाइव ने जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया, वो क्या था? ठीक है? यानी कि जो द्वैध शासन था, ये क्या था? ये प्रशासनिक जो संरचना थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था, ये बेसिकली था क्या? इसके बारे में बताना है। पृष्ठभूमि के अंतर्गत क्या बताना है कि ये स्ट्रक्चर क्या था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, फिर इसका उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था, भाई लाया गया तो क्यों लाया गया, पहले हमने काम किया इस पे क्या था, ये समझ लिया हमने, इसको आना चाहिए एग्जामिनर को स्पष्ट एकदम कर देना है कम शब्दों में कि क्या था भैया द्वैध शासन, फिर भैया लाया क्यों ये क्लाइव आखिर इस तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है लेकर क्यों आया, तो वो भी समझ में आएगा और फिर इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया इसका परिणाम क्या निकला, इससे फायदा भी हुआ या नहीं हुआ, या केवल नुकसान ही नुकसान हुआ या केवल फायदा ही फायदा हुआ, यही होता है मूल्यांकन। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही सहायक संधि आगे आएगी, उसका भी मूल्यांकन इसी तरीके से करना है कि क्या था भैया, किस पृष्ठभूमि में आया और फिर इसका भैया क्या प्रोविजन थे इसके, फिर प्रोविजन के बाद इसका मूल्यांकन। ठीक, क्लियर, अप्रोच क्लियर, एवरीथिंग ओके। चलो फिर अब देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन को, देखते हैं कि क्या था। पृष्ठभूमि समझ ली, बक्सर पर विजय, बक्सर युद्ध के पश्चात जब विजय हुई, विजय के पश्चात अब ये हो गया, मैसेज चला गया, देखो हमारी सेना बहुत मजबूत है, लेकिन क्लाइव इतना इंटेलिजेंट था, उसने कहा अभी भी हम डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे। बोले डायरेक्ट शासन नहीं करोगे तो क्या करोगे? बोले हमारे पास है एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। बोले क्या है? बोले देखो एक प्रांत है उसमें दो शक्तियों का शासन चलेगा। बोले दो शक्तियां कैसे रहेंगी? देखो बंगाल प्रांत है, बोले हाँ, बंगाल प्रांत में एक तरफ बैठेगा नवाब और दूसरी तरफ बैठेगा अंग्रेज। ठीक है, नवाब को बना देंगे प्रशासनिक प्रमुख। ठीक, प्रशासनिक जो हेड बनाएंगे वो हम नवाब को बनाएंगे, और नवाब को जब प्रशासन का हेड बनाया जाएगा तो इसका मतलब उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उत्तरदायित्व का कार्य किसको दे दिया जाएगा? बोले वो दे देंगे हम नवाब को, लेकिन दूसरी तरफ दीवानी अधिकार किसके पास? बोले दीवानी अधिकार रहेगा अंग्रेज के पास में। ठीक है, कंपनी के पास में। दीवानी भैया रेवेन्यू, ठीक है, राजस्व वसूली, दीवानी किसकी? बंगाल बिहार उड़ीसा, इसके अंतर्गत ये बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर आज के समय का बंगाल बिहार उड़ीसा ये पूरा क्षेत्र आता था। बोले इस क्षेत्र की दीवानी का अधिकार किसके पास है? तो बोले दीवानी का अधिकार रखेंगे अपने पास, अंग्रेजों के पास में या कंपनी के पास में। बोले खूब पैसा होगा, है ना? देखो समझो बात को, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, खूब पैसा वसूलो, खूब झमक के एकदम लगान लगाएंगे, और झमक के लगान लगाएंगे तो खूब पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, और जब पैसा ही पैसा होगा, और जब यहाँ पर जब पैसा नहीं दे पाएंगे, राजस्व जब नहीं दे पाएंगे, जब बंगाल की जनता नहीं दे पाएगी, तो बोली जाएगी किसके पास? बोले जाएगी अपने महामहिम के पास। बोले महामहिम तो यही है नवाब साहब, बंगाल के नवाब साहब। तो कहेगी भैया आप ये क्या है, इतना क्यों राजस्व लगा रहे हो बढ़ा के, और आप हम नहीं दे पाए हैं, तो अब बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किसका आ जाएगा? नवाब का आ जाएगा। तो नवाब का यहाँ से मूड खराब होगा, होगा कि नहीं होगा? बोले यार देखो तुमने हमारे हाथ में पावर दी नहीं एकदम, और खाली बना दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, किसी को कोड़े चलाने हैं, बोले हाँ चला दो, नवाब आदेश देगा कोड़े चला दो, ये ज्यादा विरोध कर रहा है, और इसलिए विरोध किसके प्रति पैदा हो जाएगा जनता के बीच में? बोले नवाब के प्रति। तो ये देखो द्वैध शासन का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, समझे कि खूब झमक के एकदम पैसा मिले, खूब राजस्व मिले, खूब लगान मिले, और अगर कोई कहे कि कौन शोषण कर रहा है, बोले शोषण कर रहा है नवाब तुम्हारा। ठीक है, तुम समझो इस चीज को। तो ये पूरा प्रोसेस था। क्या था द्वैध शासन, ये समझ में आया। उद्देश्य क्या था? देखो क्यों ऐसा किया गया, ये है पार्ट क्यों वाला, जो कारण है ना, यहाँ समझेंगे हम कि ऐसा क्यों क्लाइव ने ऐसा लागू किया इस संरचना को। सबसे पहला कारण था कि कहीं भारतीयों का ही असंतोष ना सामना करना पड़ जाए। अब भैया बोले कोई बाहरी आकर कैसे हमारे ऊपर शासन कर सकता है, ठीक है, हमारे यहाँ कहीं नवाब शासन करेगा, तो इसलिए पहला कारण था कि भारतीयों के असंतोष से बचना था। दूसरा था कि जो यहाँ का प्रशासनिक कठिनाई थी, इससे भी बच गए वो। ठीक, बोले ये जो प्रशासन, पूरे प्रशासनिक संरचना है, इसको भी समझ लेंगे। दूसरा ये जो जटिलता है इसकी, इसको थोड़ा पहले बैठकर समझेंगे और इस कठिनाई भी नहीं होगी। हमको हमारा काम है खाली भू राजस्व नीतियां लागू करना, पैसा कमाना, दीवानी का अधिकार है ना, दीवानी वसूलना। बोले देखो इस चीज से भी निकल गए, दूसरा कारण ये है। तीसरा एक चीज और समझो, इसी के समय पैरेलल में और भी तो यूरोपीय कंपनी थी, जैसे फ्रांसीसी कंपनी थी, वो भी तो व्यापार कर रही थी। अब एक कंपनी देख रही है कि दूसरी कंपनी को कि यार ये तो डायरेक्ट यहाँ पर शासन करना इसने शुरू कर दिया, आई थी व्यापार करने, लेकिन वहीं जब ये स्टेप देखेगी कि खाली दीवानी ही तो है इसके पास में, बाकी वहां शासन कौन कर रहा है, शासन तो नवाब ही कर रहा है, तो बोले इससे भी बच गए। यूरोपीय शक्तियों से जो टकराहट सामना करना पड़ सकता था तुरंत के तुरंत शुरुआती दौर में, उससे भी बचा लिया क्लाइव ने। फिर ब्रिटेन की संसद, अब ब्रिटेन में जो संसद बैठी हुई, बोले कंपनी तुमको हम भेजे थे व्यापार करने, और तुम क्या कर रहे हो वहां पर? तुम वहां पर शासन करने जा रहे हो, है ना, राजनीतिक शक्ति चाहते हो हाथ में, पॉलिटिकल पावर। बोले पॉलिटिकल पावर हमारे ही हाथ में रहेगी। ऐसी अगर
ऐसा मैसेज भी चला जाता वहां से, तो कंपनी को उठा के फेंकने में 2 मिनट नहीं लगता वहां पर, ठीक है, समझे, वहां पर कंपनी को उठा, और ऐसा हुआ भी कहां पर हुआ, देखो जैसे ही 1765 से 1772 तक तो ये द्वैध शासन चलता रहा। 72 में जैसे ही खत्म किया करके वॉरेन हेस्टिंग ने, जैसे ही 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आएंगे और कहेंगे द्वैध शासन द एंड, वैसे ही वहां संसद बैठी होगी, बोलेगी रुको तुम्हारा भी द एंड करते हैं। तुरंत 1773 में क्या दिखेगा, 1773 में आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, बोले अब तुमको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है ना, पानी हाथ से निकल रहा है, तो बोले ठीक है, यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट दिखाई देगा, क्लियर। तो ये जो संदेह था क्लाइव का, ये बिल्कुल ठीक था, समझ में आया। तो यहाँ हमने उद्देश्य समझ लिया कि बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ वो क्यों हुआ। कहने का मतलब है कि दोहरा शासन या इनडायरेक्ट शासन, हम अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर शासन करेंगे, अभी हम डायरेक्ट शासन नहीं लेंगे वहां पर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो बंगाल में द्वैध शासन क्या था ये क्लियर, बंगाल में द्वैध शासन क्यों आया ये क्लियर। अब आते हैं इसके परिणाम पर। देखो परिणाम के स्तर पर हमेशा जब भी किसी के भी परिणाम बताओ, मूल्यांकन करो, तो लाभ हानि दोनों होगी। बोले लाभ किसको होगा, बोले औपनिवेशिक हित केंद्र में, शुरुआत में बताया, तो औपनिवेशिक हित केंद्र में मतलब अंग्रेजों को लाभ होगा, धन संपदा बढ़ेगी, निवेश, यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू है। इन्वेस्टमेंट कैसा, सुनो इन्वेस्टमेंट कैसा, पहले कंपनी व्यापार करती थी तो बोले पैसा लेकर आ रही थी ब्रिटेन से, अब क्या करेगी, अब बोले बंगाल की मिल गई दीवानी, ठीक है, दीवानी मस्तानी वाली नहीं, ठीक है, यहाँ दीवानी मतलब है भू राजस्व वसूली का अधिकार, तो बंगाल की मिल गई दीवानी, और जैसे मिली दीवानी तो बोले पैसा हो गया हाथ में हमारे यहाँ पे, बोले यहाँ से हमको मिला मान लो 50 रुपया, मान लिया हमने, माना 50 रुपया, यहाँ से हमने 50 रुपए का आइटम खरीदा, भारत की ही मार्केट से ही हमने पैसा वसूला, और भारत की मार्केट से हमने माल खरीद लिया, और माल खरीद कर कहाँ बेच दिया, बोले ब्रिटेन में बेच दिया। अब बोले ब्रिटेन की मार्केट में बेचा, वही 50 रुपए का आइटम वहां बेचा हमने 3,000 का, कितना प्रॉफिट हुआ, अब बोले जेब से 1 रुपया गया, नहीं गया। यही भारत की ही मार्केट से या भारत के ही लोगों से पैसा लेकर के हमने यही प्रोडक्ट खरीदा और अपना प्रॉफिट कमा लिया वहां ब्रिटेन में बेच करके, ठीक, समझे बात को। तो ये होता है निवेश का भी एक माध्यम यहाँ से तैयार हो गया, और इसी को कहा जाता है धन की निष्कासी, इसी को धन निष्कासन का भी सिद्धांत यहाँ से दिया गया कि देखो धन का जो निष्कासन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, क्लियर। पहले कम से कम कुछ पैसा लेकर तो आते थे भारतीय बाजार में, कुछ तो पैसा देते थे, अब तो पैसे ही लेकर नहीं आ रहे, यही हमसे पैसा लिए ले रहे हैं, दीवानी अधिकार है, और हम इस पैसा लेकर के हमारे माल लेकर बाहर बेचे दे रहे हैं, ठीक। तो ये देखो प्रॉफिट हो रहा था, ये तो चलो अंग्रेजों को शुरुआती दौर में प्रॉफिट हुआ, और हानि क्या हुई, देखो हानि के लिए एक एक स्टेक होल्डर पर आते हैं। पहला भैया जहां द्वैध शासन लगा था, बोले बंगाल में क्या हालत होगी, बोले बंगाल की कस के लूट होगी, ठीक है, तो बढ़िया से एकदम बंगाल की लूट शुरू होगी यहाँ से। दूसरा स्टेक होल्डर बंगाल में काम करने वाला कृषक वर्ग, बंगाल में काम करने वाला शिल्पकार या बुनकर वर्ग, ठीक है। अब देखो शिल्पकारों का या कृषकों का क्या होगा, शोषण होगा। कृषक का शोषण कैसे होगा, क्योंकि भू राजस्व की दर बहुत बढ़ा दी जाएगी। इसका एक बढ़िया डेटा है यहाँ पर, इसको जरूर इंट्रोड्यूस करना है। जैसे जब भू राजस्व की दर बढ़ाई जाएगी, उसमें जब 1764 था यानी कि 65 के पहले तक भू राजस्व वसूली कितनी होती थी, 80 लाख रुपए की, ठीक है, और 1766 में आकर के यही भू राजस्व कितना वसूल किया जाने लगा, 1.49 करोड़। तो जो 80 लाख रुपए 1764 तक भू राजस्व वसूला जाता था, वही 1766 में आकर के 1.49 करोड़ रुपए शुरू हो गया। अब देखो कितनी वृद्धि की गई, तो इसका हमारे पास डेटा भी है, एग्जाम्पल भी है, आपको तुरंत उदाहरण के तौर पर ये डेटा दे देना है, ताकि जो कही हुई बात है वो एकदम प्रमाणित हो जाती है। तो बंगाल की लूट हो, कृषकों का शोषण हो, तीसरा स्टेक होल्डर हमें शिल्पकार दिख रहे हैं, तो शिल्पकारों का भी शोषण हुआ, बुनकरों ने तो यहाँ तक ये बोल दिया कि भैया हम नहीं कर पाएंगे ऐसा, और अपने अंगूठे तक काटने शुरू कर दिए। अंगूठे काटने का मतलब ये था, समझो बात को, कि भैया बुनाई वगैरह का काम जो होगा, जब अंगूठे नहीं होंगे तो हम बुनाई कहाँ से करेंगे, और ये इसलिए था ताकि एक दबाव ना बनाया जा सके। देखो एक प्रेशर होता है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा या बंगाल के नवाब के द्वारा जब एक प्रेशर बनाया जाएगा कि भैया तुम काम ये करना है, बोले अब काम का बहाना एक्सक्यूज तो दिया नहीं जा सकता है, एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अब योग्यता ही नहीं हमारे पास होगी वो काम करने की, ठीक है, बोले उससे केवल शोषण ही हो रहा था, तो उन्होंने अंगूठे तक यहाँ तक काट दिया, और अकाल की जो समस्या बनी वो तो बनी ही। तो ये घटनाएं तक देखने को मिली, शिल्पकार का शोषण दिखाई देगा, कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से शिथिल हो गई, क्यों, क्योंकि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज के समय भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है, कोई कहता है भैया ये उनकी जिम्मेदारी है, एक डिपार्टमेंट कहता है ये उसकी जिम्मेदारी है, दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाओ तो कहता है उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे डिपार्टमेंटल रूप में जब जिम्मेदारियों से भागते हैं तो क्या होता है, कानून व्यवस्था में क्या आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर शिथिल हो जाता है। तो वही लॉ एंड ऑर्डर यहाँ भी शिथिल दिखाई देगा। कंपनी की आय देखो, समझो यहाँ पर एक दुष्परिणाम इसका ये होता है बंगाल में द्वैध शासन का, कि यहाँ से कंपनी की आय क्या होगी, जो कंपनी की आय है उसकी कम हो जाएगी। कंपनी की आय कम क्यों हो रही है, बोले बढ़नी चाहिए यार, बोले बढ़ तो रही है, लेकिन
कंपनी में मौजूद जो कर्मचारी हैं, क्योंकि इन्होंने निजी व्यापार करना शुरू कर दिया भैया। और जब निजी व्यापार करना शुरू कर देंगे तो सीधी सी बात है, उससे नुकसान किसको होगा? कंपनी को होगा। निजी स्तर पर तो उन कंपनी के कर्मचारियों को फायदा हो रहा था, जिससे करप्शन बढ़ता चला गया। एक बहुत बड़ी समस्या आई द्वैध शासन की कि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए आगे जब 72 में खत्म होता है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया जाएगा और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये इसका एक द्वैध जो शासन था, इसका एक दुष्परिणाम था। तो अब इस तरीके के द्वैध शासन के आंसर को कंक्लूड करना है ना, तो मूल्यांकन भी समझ लिया कि प्रॉफिट किसको हुआ, लाभ किसको हुआ। अब लाभ जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये तो बंगाल को तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों को ही होगा। और किस स्तर पर होगा अंग्रेजों को लाभ? धन संपदा बढ़ेगी। दूसरा हमने देखा कि अंग्रेजों को प्रॉफिट दूसरा हो रहा है उनके इन्वेस्टमेंट के स्तर पर, यानी कि उनको यहीं से पैसा मिल जा रहा है, आराम से प्रॉफिट कमा रहे हैं। हानि कहां पर होगी? बोले हानि में भारत के स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं, जैसे बंगाल को होने वाली हानि, ठीक है, कृषकों को होने वाली हानि, शिल्पकारों को होने वाली हानि, ठीक, ये सारी हानियां आपने देख ली। और उसके बाद में आपने लॉसेस बताया कि किस स्तर पर भारतीयों को इन लॉसेस का सामना करना पड़ा। बल्कि एक पॉइंट ये भी बताना है कि यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स को भी, यानी कि ब्रिटिश कंपनी को भी लाभ, यहाँ से नुकसान हुआ, क्योंकि निजी व्यापार करना शुरू कर दिया ब्रिटिश कर्मचारियों ने, तो निजी लाभ के लिए काम करने लगे, करप्शन बढ़ता चला गया और ये कंपनी के लिए नुकसानदायक हुआ। और इसकी नुकसानदायक आपको इस स्तर पर कंक्लूड जब करना है, तो बताना भैया शुरुआती दौर में कंपनी की सत्ता तो मजबूत हुई, लेकिन आगे जो परिणाम हुए उससे जो क्लाइव के द्वारा ये कदम उठाया गया था, क्लाइव के द्वारा कदम तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया था, बहुत कूटनीतिक तरीके से उठाया गया था, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भैया जब कंपनी की आय बढ़ गई, लोग निजी निजी अपना प्रॉफिट देखने लगे, तो उसमें हुआ क्या कि क्लाइव की कीर्ति जो है, क्लाइव का जो कीर्ति था, क्लाइव का वैभव था, वो धूमिल होता चला गया। और जब धूमिल हुआ तो उसका निष्कर्ष आपको बता देना है, ठीक है। तो क्लाइव की जो जितनी ही ज्यादा प्रशंसा की गई, कंक्लूड में आपको बताना है कि जो परिणाम हमें दिख रहे हैं उनका जब मूल्यांकन किया जाएगा, तो उसके बाद क्लाइव की कीर्ति को धूमिल होते हुए दर्शाना है, ठीक। तो ये है देखो बंगाल में द्वैध शासन। इस टॉपिक पर नोट्स कितने? 1 पेज के, ठीक। 1 पेज के अंतर्गत ही मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज में आपको ये नोट्स अपने ऐसे कंप्लीट करने हैं। ये पीडीएफ भी आपको देखो मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और इस आधार पर ही सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ एक टॉपिक ये बताया गया ताकि जो चीजें समझाई गई वो आपको इजीली कनेक्ट हो जाएं। अब देखो ये पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, फिर जब ऐसे ही जब कंप्लीट एक अपना सिलेबस होगा, जो सिलेबस आपको बनाकर दे दिया गया इंटरलिंक करके, वो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आपको आधुनिक भारत के इतिहास में खूब आसानी से, मजे से एकदम सारे उत्तर लिखने में कोई दुविधा नहीं होगी। और जैसे ही हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, वैसे ही देखो पेपर 1 से ही हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे। जो टॉपिक्स अभी हो चुके हैं अपने, ठीक है, उन टॉपिक्स जो कंटेंट दे दिया गया है, कल्चर का है, सोसाइटी का है, ठीक है, और कौन सा दे दिया गया है, ज्योग्राफी का दे दिया गया है। अब देखो मॉडर्न इंडिया चालू हो गया, अब इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री ही तो बचता है, ठीक। तो मैक्सिमम पार्ट हमने जीएस 1 वाला क्या कर दिया है, लगभग कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। अब इसके साथ लिखना बहुत जरूरी है, तो लिखने के स्तर पर हम लोग क्या करेंगे, डेली 3 आंसर के माध्यम से वहीं टेलीग्राम पर ही अपडेट हो जाएगा, आंसर राइटिंग शुरू करेंगे और उसका एवोल्यूशन वगैरह कैसे क्या होगा, जल्दी आपको पूरा इन्फॉर्म अच्छे से कर दिया जाएगा, ठीक, क्लियर। तो उसको भी शुरू करेंगे। और इसके साथ में आपको बताना है भैया मॉडर्न इंडिया को लेकर जो अप्रोच समझाने की कोशिश रही, वो किस तरीके की रही, आपको कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि वो फीडबैक जब आता है तो एक तो सुकून भी मिलता है, और दूसरी बात है कि आगे अगर कोई सुधार के संदर्भ में कोई बात अगर बतलानी है, तो वो भी समझने को मिलती है आपकी, है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, द्विभाषी संचार हो जाता है, ठीक, दो दो तरफा संचार हो जाता है, द्विभाषी नहीं, क्लियर। तो फिर चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।